हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग सी टेट जनवरी 2024 में जो कि होने वाला है, उसका जो है ईवीएस का सब्जेक्ट टॉप 30 प्रश्न जो कि संबंधित है। आप जानते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में टॉप 30 प्रश्न यानी कि पाँचों सब्जेक्ट्स में से 30 प्रश्न आते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, तो जो प्रीवियस ईयर की बात है यानी कि 31 जनवरी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, और वही हूबहू क्वेश्चन जो कि ईवीएस में पूछे गए थे, पर्यावरण अध्ययन में पूछे गए थे, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की व्याख्या की जाएगी, और इन 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहता है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करके बताएं, और ये भी बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए, आपकी सफलता की मनोकामना के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को, और देखते हैं कि किस प्रकार के जो है पूछे जाते हैं गए थे उस टाइम में एग्ज़ाम में क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की बात कर ली जाए, यानी कि पहले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? बिल्ली, गिलहरी, सांप, बाघ। तो ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न रहा उस समय का, और अधिकतर इस प्रकार से पक्षियों, पशुओं और कीटों और उनके घोंसलों, रहन सहन, भोजन आदि से प्रश्न आते रहते हैं। तो ये प्रश्न है। तो आप जानते हैं पहले का जो सही आंसर है वो गिलहरी हो जाएगा, पहला हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए, यानी कि जो विशेषता है उसको पहचानिए। फिर तो केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। ठीक, तो हाँ, ये बात सही है, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, ये बात भी सही है। सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, तो ये गलत है। सभी मादा मक्खी नहीं, सिर्फ रानी मक्खी जो होती है वो अंडे देती है। और कार्यकर्ता जो मक्खियाँ होती हैं, भोजन को खोजती हैं और उसे छत्ते तक ले आती हैं, यानी कि केवल रानी मक्खी जो होती है मधुमक्खियों में, वो अंडे देती हैं, और जो काम करने वाली वहाँ की मधुमक्खियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो भोजन को खोज के छत्ते तक लाती हैं ताकि रानी मक्खी उससे जीवित रह सके, और नर मक्खी की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा या चौथा सही हो जाएगा, जो कि तीसरे ऑप्शन में है, और यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उनमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यह एक्ट लिया गया, कब लिया गया, कौन सा एक्ट है वो? वन एक्ट के अधिकार 2007 से, भारतीय वन एक्ट 1927 से, राष्ट्रीय वन नीति 1988 से, भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। तो देखिए, तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। वन एक्ट अधिकार 2007 से ये जो है लिया गया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति वनों में रह रहते हैं, आदिवासी, वो अगर 25 वर्षों से रह रहे हैं उस जगह पे, उस भूमि पे उपज तैयार कर रहे हैं या फसल कोई उगा रहे हैं, और या रह भी रहे हैं, तो वहाँ पे उनका जो है अधिकार हो जाता है उस भूमि पे। झूम खेती क्या है? जैव खेती, काट और दग्ध खेती, कीटनाशकों का सीमित उपयोग, रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो देखिए, झूम खेती जो है वो काट और दग्ध खेती है एक प्रकार से, यानी कि जो है खरपतवारों को काटना, फिर उसी में बुआई करना, तो वो झूम खेती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पांचवें क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस शोध के लिए मिला? डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है, या प्लेस पिस्सू से फैलता है? तो उन्होंने क्या शोध किया था? पांचवे का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, कि जो मलेरिया मच्छर से फैलता है, ये बात रोनाल्ड रॉस ने 1902 में बताई थी, और 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था, और ये जो खोज है ये रोनाल्ड रॉस ने की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? जड़, छाल, पत्ते, बीज। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। छठे का जो सही आंसर हो जाएगा वो दूसरा, छाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है? कसक, विषदंत, कृंतक, या सल्क? तो सातवें का जो सही आंसर हो जाएगा उसे विषदंत कहा जाता है। तो जिससे इस विषदंत से क्या है,
काटने पर जो मनुष्य में या किसी भी जंतु में विष फैल जाता है उनके पूरे शरीर में। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? दुबोइया, अफाई, भारतीय सैल अजगर, अजगर या करैत। तो 8वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो कि अगर आपने थोड़े से तैयारी अगर आपने प्रीवियस ईयर की है तो आप अच्छा कर पाएंगे। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है? फीता कृमि, जोंक, केंचुए और अंकुश कृमि। तो आप जानते हैं जो वर्मी कंपोस्टिंग है उसमें खाद बनाने में केंचुए का प्रयोग होता है। अब और इसे ही क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। इससे जो है उपजाऊ होती है मृदा। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? भेड़, ऊंट, बकरी और अल्पैका। तो देखिए पश्मीना ऊन बहुत ही प्रचलित ऊन है और प्रसिद्ध ऊन है, जब और बहुत ही ज़्यादा जो है गर्मी से मिलती है पश्मीना ऊन से और एक उच्च लेवल की है। तो ये जो पश्मीना ऊन है वो बकरी जो बकरियाँ जंगलों में रहती हैं, जंगली बकरियां, ध्रुवीय क्षेत्रों की बकरियां, वहाँ से एक अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है बकरियों से, जिसे पश्मीना ऊन कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अधूरे जली जीवाश्म ईंधन से फैलती है, यानी कि जो पदार्थ या जो लकड़ियाँ अच्छे तरीके से नहीं जली हैं उनसे जो धुआं उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? CO, CO2, SO2, NO। तो देखिए 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा CO। CO को का रासायनिक नाम या इसका पूरा नाम अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें। बहुत ही इजी है, आपने अगर 9th-10th में भी पढ़ा होगा कहीं पे भी तो आपको याद होगा। पदार्थों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नलियों यानी कि जो पतली नलियाँ होती हैं उनसे पानी सीधा पौधे के आधार यानी कि जड़ में दिया जाता है, वो तकनीकी क्या कहलाती है? नैनो सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, फेमटो सिंचाई या ड्रिप सिंचाई। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा चौथा, ड्रिप सिंचाई उसे कहते हैं। बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन कि निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और फिर खा जाता है? कसकुटा पौधा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस का घटपर्ले। तो घटपर्ले पौधे ऐसे होते हैं जो जीवों को खाते हैं, जिनकी पत्तियां लंबी चौड़ी होती हैं और बहुत ही जो है कि देखने में बहुत ही सुंदर होती हैं, जिसमें जो भंवरे होते हैं, तितलियाँ, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आके उसमें क्या करते हैं? फंस जाते हैं, यानी कि रस लेने के लिए, और चमकदार होने की वजह से और वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं, यानी कि जो उनकी पत्तियां दोनों तरफ से होती हैं वो उसको ढक लेते हैं और इस तरह से कीट फंस जाते हैं। तो ये घटपल्ली पौधा कहलाता है। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? यानी कि आज वर्षा हुई है उस पानी को हम इकट्ठा कर लें ताकि भविष्य में उसकी सफाई करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन या वर्षा के पानी का संचयन। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्षा के पानी का संचयन, यानी कि उसको एकत्रित करके रखा जा रहा है भविष्य के लिए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? मलेरिया, निमोनिया, डेंगू और चिकनगुनिया। तो 15 का जो सही ऑप्शन है आप जानते हैं कि मच्छरों से फैलते हैं वो मलेरिया है, ठीक है, डेंगू है और चिकनगुनिया है, यानी कि पहला, तीसरा, चौथा जो कि तीसरे में है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन है कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं यानी कि क्लासेस जो है वो बच्चों के हिसाब से चले। तो विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं जो कि एक पॉजिटिव वर्ड है, जो कि एक पॉजिटिव स्थिति है किसी क्लास को चलाने के लिए। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? ऑप्शन देखते हैं और बताते हैं कि कौन से ऑप्शन में विद्यार्थी केंद्रित कक्षा निर्भर है। शिक्षक निर्देश देता है, शिक्षक होगा यहाँ पे, निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वह उनका पालन करे और अनुशासित रहें। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, यानी कि शिक्षक ही क्या करता है? पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न में उत्तर लिखता है और विद्यार्थी उसे लिखने को कहता है, ठीक है, या विद्यार्थी उसे लिखते हैं। तो देखिए ये दोनों उतना पॉजिटिव नहीं रहा जितना पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन शिक्षक ऐसी सीखने की स्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वह अवलोकन करें, यानी कि पूरी तरह से उस पर सोच विचार करें, खोज करें कुछ नई चीज़ों को,
जो उससे प्रश्न उसके मन में बन रहे हैं, जो भी बच्चा वो हल कर रहा है या जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है या जो भी बच्चा कर रहा है प्रैक्टिकल में, वो क्या करे, उससे प्रश्न जो हो रहे हैं बच्चा प्रश्न करे, उसके बाद कुछ नए प्रयोग करे और विभिन्न कॉन्सेप्ट के द्वारा उसको समझे। ठीक है, तो यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे पॉजिटिव जिसमें अवलोकन, खोज, प्रश्न करना, प्रयोग करना और क्रिएट, जहाँ पे रचनात्मक तरीके से प्रश्न बनाया गया होगा, वो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन हो जाता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ये सही हो जाता है। आगे देखते हैं कि कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में, यानी कि दीवार के उस पार एक, ये दीवार के उस पार है, में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वह खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा। यानी कि कक्षा 5 में पढ़ा रहे हैं आरिफ टीचर नाम के, और उसमें चैप्टर है कि दीवार के उस पार। अब उसमें खेल के बारे में बताया गया और वो कहते हैं कि सभी लोग अपने अपने खेल के बारे में साझा करें या खुद वो क्या खेलते थे वो इसके बारे में बता रहे हैं। ऑप्शन है खेल से संबंधित नियम की समझ का विकास, ये सही है। ठीक है, सबसे बढ़िया जो होगा वो खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन जो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन होगा वो सही होगा। देखिए पेडागोगी में यही एक हो जाता है कि चारों ऑप्शन सही होते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन को हमें चुनना रहता है। कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना, व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन बहुत ही बढ़िया हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ये है कि कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के और लड़कियाँ अलग अलग, जैसे यानी कि लड़के और लड़कियों में अलग अलग खेलों की जो भावना होती है कि आप जो है खो खेलेंगे, हम कबड्डी खेलेंगे, ये भावना अधिकतर अपने स्कूल में और टीचरों में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो वो भावना बच्चों में ख़त्म होगी। कबड्डी या खो लड़के लड़कियां दोनों खेल सकते हैं, सही है। ठीक है, और उनके पास टीम भावना, यानी कि सहयोग से मिलकर हम जो चीज़ें अच्छे से सीख सकते हैं, कर सकते हैं, वो अलगाव में होकर नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है। तीसरा ऑप्शन सबसे पॉजिटिव ऑप्शन रहा और यही सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं, यानी कि 1 से 2, प्राथमिक कक्षाओं में 5 तक ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। व्याख्यान विधि, व्याख्या वहाँ की जाती है जहाँ बच्चे खुद कुछ जानते हो पर्यावरण से और बहुत कुछ उन्होंने प्रयोग करके सीखा हो। तो जो बच्चे प्राइमरी लेवल पे होंगे वो नहीं, इतना व्याख्यान विधि इनमें नहीं। चॉक ऑन टॉक विधि, यानी चौक से लिखा जाए और उसको समझाया जाए। जांच आधारित शिक्षण, जग एवं मग पद्धति। 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, जांच आधारित शिक्षण, कि जांचा जाए बच्चों में कि बच्चों ने क्या सीखा है, कितना सीखा है और किस प्रकार से सिखाना है बच्चों को, और किस बच्चे को किस तरीके से सिखाया जाएगा, किस विधि से सिखाया जाएगा कि बच्चा अच्छा सीखेगा। ये जांच आधारित शिक्षण हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईवीएस के क्षेत्र में क्षेत्रीय भ्रमण, यानी कि भ्रमण करा के बच्चों को घुमा फिरा के क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। हाँ, पूर्व योजना, पहले सबसे कहाँ जाना है, किस बारे में हमें जानकारी लेनी है, वो योजना बनानी है, ये बात सही है। प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना, ये पॉजिटिव है। ये भी किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर, जब पहले से आप उस स्थान पे गए हैं, यानी कि वो परिचित है स्थान, तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं। और बहुत दूर अगर आप बच्चों को लेके जाते हैं भ्रमण के लिए ताकि बच्चे वहाँ कुछ सीख पाएँ, और वो भी प्राथमिक कक्षाओं में, तो ये उतना बढ़िया नहीं है। किसी नज़दीक स्थान पर जाकर अब क्या करेंगे जब चीज़ें उस प्रकार की नहीं होंगी जिस प्रकार के बच्चों को सिखाना है। अपनी पसंद की जगह पर ले जाना, क्यों आप अपनी जगह पसंद की जगह पर क्यों ले जाएंगे, बच्चों को क्या ज़रूरत है उस प्रकार के भ्रमण को करना है। तो सबसे पॉजिटिव पहला आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, यानी कि एक ईवीएस की कक्षा जो पर्यावरण अध्ययन, जिसमें पर्यावरण का अध्ययन करवाया जा रहा है, उसमें उस कक्षा में या किसी भी कक्षा में बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हों, एक्टिव हों, टीचर भी एक्टिव हों और बच्चे भी एक्टिव हैं। ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक कक्षा में खुश रहता है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। ठीक है। सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वह लिखित कार्यों पर केंद्रित रहे, और मौखिक कार्यों का क्या होगा, प्रयोग करके जो बच्चे करके सीखेंगे उनका क्या होगा, ये सही नहीं।
अवलोकन, हाँ, खोज, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना, यानी कि करके सीखना, जिसमें इन चीज़ों का वर्णन हो, वो इससे पॉजिटिव कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 20वें क्वेश्चन का। 21 क्वेश्चन है कि बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार, यानी कि क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है, वो बच्चों में तर्क आ सके, विकसित करने के लिए वंश वृक्ष, यानी कि एक वृक्ष होता है जिसमें अलग अलग फोटो चिपकाई जाती है बच्चों से कह के, ठीक है। वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है ताकि वो अपने पूरे परिवार की, उनकी बिग फैमिली है, बड़ी फैमिली है या छोटी फैमिली है, बच्चे उसको समझ सकें, उपयोगी है। तो इसमें सही क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। यह संयुक्त परिवार और उनके संबंधों के बारे में है। यह केवल केवल जहाँ जाता है वो पहले कट करिए। यह केवल दादा दादी, नाना नानी के बारे में तथा परिवार के उन सदस्यों से है, उनके आपसी संबंधों के बारे में है, ठीक है। ये भी सही नहीं है, केवल दादा दादी इनके और वो बच्चे, उनके माता पिता, उनके चाचा चाची। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के बारे, आपसी संबंधों के बारे में है। ये बात सही है, जितनी भी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है उनकी, यानी कि जो भी वर्तमान समय में परिवार में रह रहे हैं उनके बारे में जो है ये वंश वृक्ष उपयोगी हो जाता है। ईवीएस में आकलन का संकेतक है, यानी कि आपको आकलन करना है कि बच्चों ने कितना सीखा है। तो क्या इसका बढ़िया होगा संकेतक, चर्चा करना, स्मरण करना, कथन देना और सूची बनाना। 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चर्चा करना। आकलन अगर आप करना चाहते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है तो उसे चर्चा करवाइए। चर्चा यानी कि बच्चे डिस्कशन करें चीज़ों के बारे में। आगे देखते हैं, कक्षा 3 के विषय मानचित्र के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। यानी कि जो क्लास 3 में बच्चे पढ़ रहे हैं, मानचित्र के बारे में बताना है, तो कौन सा क्रियाकलाप करवाएंगे आप कि बच्चों के लिए बेहतर हो। उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहना, उनसे उनके घर से रास्ता का, स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, उनसे उनके आसपास पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न को थोड़ा सा आप इस प्रकार से देखेंगे कि बच्चा जिस चीज़ से ज़्यादा परिचित होगा उसके बारे में। तो एक जो है मानचित्र के हिसाब से, ताकि बच्चा रास्ते, उसमें बच्चे को रास्ते, या अब जानते हैं मानचित्र में रास्ते नापने की भी जो है विधि होती है उसमें, तो वो भी बताया जाता है, दूरी भी बताई जाती है और कितना किसके पास में कौन सा राज्य आपने देखा होगा मैपिंग में। तो उस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही होगा कि उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, कि वो बताएं कि किस प्रकार से कितनी दूरी पर जो है हमारा स्कूल है, हमारा घर है, ठीक है। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशुओं का उपथीम पढ़ाना है, पशुओं के बारे में पढ़ाना है बेसिकली। निम्न में से कौन से युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। विद्यार्थियों से कहे कि वह जानवरों की सूची बनाएं, विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। तो देखिए, जहाँ पर भ्रमण विधि कराई जाए वो सबसे बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे भ्रमण करके चीज़ों को बताया जाएगा, बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा, तो बच्चे देखेंगे भी, सुनेंगे भी और अच्छे से समझेंगे भी, और जो उनके मन में प्रश्न होगा वो पूछेंगे भी। आगे देखते हैं, डॉक्टर ब्यूमोट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। परिणामों को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना। सबसे पहले तो आप परिणामों को अंकित नहीं करेंगे, निष्कर्ष तो सबसे बाद में निकाला जाता है। परिकल्पना प्रस्तावित करना, प्रश्न पूछना, अनुमान का परीक्षण करना, अनुमान लगाना और प्रेक्षण करना। देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो हो जाता है, लेकिन कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम अनुमान तो बाद में लगाएंगे, पहले कोई चीज़ तो होनी चाहिए अनुमान लगाने के लिए, तो वो प्रेक्षण करना होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले प्रेक्षण करेंगे, ये पहले स्थान पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, जिसमें हमें, अब हम प्रेक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे उसमें, तो जो हमारे मन में डाउट होंगे उसको क्लियर करने के लिए हम प्रश्न पूछेंगे। बिल्कुल, हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, परिकल्पना प्रस्ताव, हमें जो समझ में आ रहा है हम वो अपनी बात रखेंगे, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, आप अनुमान लगाएंगे,
क्या लगाएंगे आप? अनुमान लगाएंगे कि ये सही हो सकता है, जो परिकल्पना मैंने दी है वो सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो उसका अनुमान लगाएंगे। बिल्कुल, ये हो गया। अब उसके बाद आप अनुमान का परीक्षण करेंगे कि जो मैंने अनुमान लगाया है क्या वो सही है कि नहीं है, तब तो आप वो परिकल्पना प्रस्तावित करेंगे लोगों के सामने, पूरी तरह से निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 5वां। और लास्ट में आ जाएगा कि परिणामों को अंकित, जो जो परिणाम आपको परीक्षण करने में मिलेंगे और लास्ट में उनको इकट्ठा करके आप क्या कर देंगे? निष्कर्ष निकाल देंगे। यानी कि पहले छठा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर दूसरा होगा, यानी कि इस तरह से आपने देखा होगा। तो ये 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, बिल्कुल सही, कि पहले प्रेक्षण करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे हम प्रश्न पूछेंगे, फिर तीसरे नंबर पे हम परिकल्पना प्रस्तावित करेंगे, फिर हम अनुमान लगाएंगे, ठीक है। अनुमान लगाने के बाद हम उस अनुमान का परीक्षण करेंगे और बाद में हम परिणामों को इकट्ठा करके निष्कर्ष निकाल देंगे। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? पक्षियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने को देना, प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। देखिए, जब आप अभ्यारण्य में जाएंगे वहाँ एक नहीं कई ऐसे पक्षियाँ मिलेंगे जिससे आप बच्चों को बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं और बच्चे सीख पाएंगे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी बात को घुमाकर भ्रमण विधि को ही प्रमोट किया गया है। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसके कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है? उसे अतिरिक्त समय देना, उसे अधिक स्नेह देना, उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, यानी कि मॉनिटर बना देना। ये सही नहीं है। स्नेह देने नहीं, समय देना नहीं, उसको कुछ विशिष्ट, कुछ अच्छा सिखाया जाए ताकि वो अपने नॉलेज के हिसाब से और कुछ अच्छा सीख पाए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है? तो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान आ जाता है, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा आ जाती है। बिल्कुल पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। बिल्कुल, कि आप अगर करके सीखते हैं बच्चे, यानी नाटक के द्वारा या किसी भी विधि के द्वारा करके सीखते हैं बच्चे, प्रयोग करके सीखते हैं, तो वो चीज़ें अस्थायी रूप तक हो जाती हैं, यानी अस्थायी से सीख लेते हैं बच्चे, जल्दी भूलते नहीं हैं। तो ये क्या है? पारंपरिक नाटक की विधा बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। सबसे उचित क्या है? ये चुनना है। पारंपरिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं, यानी कि जो तेज़ गति से बच्चे सीखते हैं वो अभिनय पसंद करते हैं। तो देखिए, ऐसी बात नहीं है। तीसरा नहीं होगा इसमें, तो सही हो जाएगा पहला और दूसरा। पहले का 29वें का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है, किसमें सहायता करती है? ठीक है, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरोकारों को याद करने में, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। सबसे बढ़िया ये ऑप्शन है कि अगर आप पर्यावरण अध्ययन करते हैं तो ऐसा थोड़ी आपने अभी भी पढ़ा कि पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण शिक्षा भी आती है, सामाजिक विज्ञान भी आता है और विज्ञान भी आ जाता है। तो क्या है ये? सभी संसाधनों के बारे में एक अलग रचना कर पाए, क्रिएटिविटी बच्चे में आ पाए। बिल्कुल यही 30वें का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे और आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करके बताएं। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।